बेसिक्स होने वाली है पीडीएफ की, यहाँ से हम सब कुछ बेसिक समझेंगे। तो मैंने अभी आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपको क्यों करनी है इन्वेस्टिंग, या क्यों सीखनी है, या क्यों एंटर करना है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला रीजन मैं आपको बताऊं, आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है। इन्फ्लेशन बहुत सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं महंगाई को, कि महंगाई हर साल कितनी बढ़ रही है। हर साल महंगा हो रही है हर चीज, आपने देखी होगी आसपास की चीजें, हर चीज चाहे कुछ भी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है, उसका एक स्पेसिफिक रेट होता है कि इस रेट से महंगाई बढ़ रही है। एंड आज के टाइम पे हमारा वो रेट क्या है? हमारा वो रेट अराउंड 6% चल रहा है। यहाँ पे 5.5 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, बट वो रेट अराउंड 6% चल रहा है। तो आप खुद बताओ, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा डालते हो, सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हो, तो आपको साल के कितने में रिटर्न मिलता है? 2.5 या 3% सेविंग अकाउंट में, आपको ही पता है। उसके ऊपर आता है हमारा एफडी। अगर आप एफडी में पैसा डालते हो या इन्वेस्ट करते हो एफडी के अंदर, तो आपका साल का रिटर्न कितना बनता है? 6, मैक्सिमम 6, 6.5 रिटर्न मिलता है साल का। कब मिलता है? एक ड्रॉबैक है, पूरे साल पैसा लगा के रखना पड़ता है कॉन्स्टेंटली उसके अंदर। दूसरा, 6% रिटर्न मिल रहा है, बट हमारी महंगाई हर साल 6% से बढ़ रही है। महंगाई 6% से बढ़ रही है, रेट 6% मिल रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा। तो आप पूरे साल बैंक में पैसा डाल के रख रहे हो, फिर भी आपका पैसा नहीं बढ़ रहा। सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रख रहे हो, फिर भी आपका पैसा नहीं बढ़ रहा, बल्कि कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत अच्छे रेट से बढ़ रही है। एट द सेम टाइम एक और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का एक वो रहता है, सिनेरियो हो रहता है रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, तो हर कोई रियल एस्टेट में घर नहीं खरीद के रख सकता, या फ्लैट नहीं खरीद के रख सकता। तो इस सिनेरियो में सबसे बेसिक हमारा एंटर होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की पास्ट हिस्ट्री है डेकेड्स की, मतलब अगले हर 10 साल देखो अपने पास्ट के, 2020 से 2010, 2010 से 2000। तो स्टॉक मार्केट ने एक एवरेज रिटर्न हमें निकाल के दिया, दैट इज 10% ईयर ऑन ईयर। मतलब हर डेकेड 10% ईयर ऑन ईयर पैसा निकाल के दिया है हमें स्टॉक मार्केट ने। चाहे इसमें 2 साल रिसेशन हो, 3 साल रिसेशन हो, मार्केट गिर रहा है, बट जब मार्केट बढ़ता है सारे पैसे कवर हो जाते हैं, मार्केट सब कुछ कवर कर लेता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स भी, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना चाहो तो भी आप 10% बना सकते हो, जो दूसरे एसेट क्लास से एक ज्यादा अच्छी रिटर्न है। रिस्क उसमें कम है, रिस्क कम है, एसेट क्लास से रिटर्न ज्यादा है। तो स्टॉक मार्केट का सबसे बेसिक रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके बाद आपके एम पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है आगे, आपको ट्रेडर बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है, आपको स्विंग ट्रेडर बनना है, आपको स्कैल्पर बनना है, वो आपके ऊपर। तो ये हमारा बेसिक था स्टॉक मार्केट का। आई होप ये वाली स्लाइड सबको क्लियर है। क्लियर है तो यस लिख दो एक बार सारे। ठीक है, मेरे को बहुत सारे यस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड किसी एक बंदे का माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर लो, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। आई डोंट वांट कि कोई भी बंदा डिस्टर्ब हो, किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको म्यूट कर लो, नहीं तो फिर मेरे को बाद में मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, सबका यस आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी स्लाइड हमारी है कैपिटल मार्केट ओवरव्यू, मतलब बेसिकली शेयर मार्केट का ये हमारा ओवरव्यू है। इससे पहले एक चीज आपको बहुत आसान कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, क्योंकि आप हम सब यहाँ पे बिगनर्स हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट कुछ नहीं होता, आप मेरे को बताओ एक नॉर्मल मार्केट क्या होता है? आपके, मेरे, हम सबके घर के पास एक मार्केट है, एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो नॉर्मल मार्केट में क्या होता है? लेन देन होती है, एक बंदा खरीद रहा है, एक बंदा बेच रहा है, एक बंदा खरीद रहा है, एक बंदा बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है, एक कस्टमर आके खरीद रहा है, राइट? शेयर मार्केट, एक वर्ड मार्केट ही है, उससे आगे लगा शेयर। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ शेयर की लेन देन हो, जहाँ पे कंपनी के स्टॉक्स बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, शेयर मार्केट इज द प्लेस जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, किसकी? शेयर्स की, स्टॉक्स की। शेयर्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये हमारा बेसिक्स था कि हाँ शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो हमारा एक ओवरव्यू है पूरे मार्केट का, कि मार्केट में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसका ये ओवरव्यू है। सबसे ऊपर हमारे मार्केट में बैठा है, सबसे ऊपर कौन बैठा है? सेबी बैठा है। किस किस को सेबी के बारे में पता है? यस या नो लिख के बता दो। के यस, ठीक है। okay, ठीक है, तो हमारे बीच ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है सेबी के बारे में, तो सेबी के बारे में भी एकदम बेसिक से हम समझ लेते हैं क्विकली। सेबी की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो गूगल करके आपको पता चल जाएगी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्यों बनाई गई और ये करती क्या है? सबसे पहली बात, सबने ऑलमोस्ट सबने मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता वाली स्कैम वाली मूवी देखी होगी, मेरे ख्याल से तो सबने देखी होगी। मेरे को बताओ देखी कि नहीं? जो भी थोड़ा टाइम पहले रिलीज हुई थी, स्कैम 1990, सबने देखी है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी सुपर हिट मूवी हमारी वो गई थी, है ना? तो अब मेरे को एक बात बताओ, उस मूवी में बेसिकली क्या हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि स्टॉक मार्केट में पहले के टाइम पे
एक मैनिपुलेशन करना बहुत आसान था। एक सट्टे बाजारी चल रही थी, जिसका आजकल इंडियन हाउस होल्ड में भी यही व्यू है, सट्टा बाजार है। क्यों है? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, पास्ट के टाइम पे क्या होता था कि मार्केट में कोई भी कंपनी, जैसे लेट्स से XYZ कंपनी है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही रियलिटी में। उसको कोई ऑफिस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, उसको ऐसे ही बना रखा है। कहीं पे उसका बोर्ड लगा दिया, कंपनी है, उसके शेयर बना दिए, उसको बेच दिया, खरीद लिया, बढ़ा दिया। ऐसे होता था, मैनिपुलेशन कहते हैं इसको, ये होता था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता था कि किसी भी शेयर का प्राइस एक ही दिन में बढ़ा दिया 1000 रुपए से। 100 रुपए का शेयर है, एक ही दिन में 1000 रुपए पे ले गए, अगले दिन 900 पे ले आए, अगले दिन 100 रुपए पे वापस आ गया। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा प्राइस ऐसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते थे लोग। क्योंकि क्या होता था, दो चीजें आपने देखी होगी, अरशद मेहता हमारे बुल थे, बिग बुल कहते थे उनको। एक बियर कार्टल था, मन्नू पारक बियर कार्टल, वो गिराते थे स्टॉक। तो लोग अपनी मनमानी बहुत ज्यादा करते थे, फेक कंपनीज चला रहे हैं, कभी स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, कभी स्टॉक को गिरा रहे हैं। तो कुछ ना रूल रेगुलेशन था ही नहीं मार्केट में, जिसका जो मन आता था वो करता था मार्केट में। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें आने लगी। लोगों को दिक्कत कैसे आने लगी, हम आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर, हम बीच में फंस जाते हैं बड़े प्लेयर्स के। तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसने लगे, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबने लगा मार्केट में। एक और चीज पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी कि लेट्स से आपके जेब में 100 रुपए हैं, आपके जेब में 100 रुपए हैं, आपको मार्जिन ट्रेडिंग करने को मिलता था पहले के टाइम पे। 100 रुपए से लोग 10-10 हजार रुपए की चीज उठा लेते थे, क्योंकि उनके ब्रोकर कहते थे कि तुम उठाओ 100 रुपए हैं, बट फिर भी 10 हजार रुपए उठाओ, इसको मार्जिन कहते हैं। कि अपना जितना कैपिटल है उसके कुछ टाइम्स आपको पैसा मिल जाता है। जैसे 100 रुपए कैपिटल है, उसका 100 गुना पैसा आपको मिल जाएगा अगर आपका ब्रोकर कहता है। तो मतलब आप 100 रुपए लाके भी 10 हजार रुपए का माल खरीद सकते हो। तो पहले के टाइम पे बहुत होता था। तो इससे लोग दिवाली हो जाते थे, 10-10 हजार रुपए का उठा लिया माल, जेब में पैसे नहीं है, लॉस हो गया, घर भर बेचना पड़ा। तो पहले मार्केट में कुछ भी हो रहा था, स्कैम हो रहे थे, मैनिपुलेशन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो एक चीज चाहिए थी जो मार्केट को आके स्टेबल करे, जो मार्केट को बोले कि हाँ ये रूल है, इसके अंदर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, यही रूल है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना पड़ेगा, ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, मार्केट को ओवरलुक करने के लिए हमारे पास आया सेबी, जो अभी हमने डिस्कस करा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखता है सारे इन्वेस्टर का, उनको प्रोटेक्ट करता है, ये देख के कि कंपनी असली है कोई नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, मार्जिन लिमिटेड मिलेगा, 5% मिलेगा। तो ये सारी चीजें सेबी रखता है। तो ये आपके और हमारे प्रोटेक्शन के लिए बैठा है मार्केट में, ये देखने के लिए बैठा है कि हाँ कोई भी गलत काम नहीं हो रहा मार्केट में, सब कुछ रेगुलेटेड वे से हो रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी होता है काम, अडानी का सबने देखा है कैसे कितना बड़ा क्या हुआ है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये बार हमारा था एक्सप्लेनेशन सेबी का, सबको क्लियर हो तो एक बार यस लिख के बता दो। ठीक है, ठीक है। अब सेबी से हम आगे बढ़ते हैं। सेबी से आगे बढ़ के हमारा एक लेफ्ट चार्ट का जो ये फ्लो चार्ट है, हम पहले ये समझेंगे सबसे। इसमें क्या है, हमारी चीजें इंक्लूडेड है, स्टॉक्स इंक्लूडेड है, कमोडिटीज है और डेरिवेटिव्स है। सबसे पहले ये तीनों चीजें समझेंगे, स्टॉक्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स। स्टॉक्स हमने जैसे कि सोचा, स्टॉक्स अभी जैसे हमने बात करी, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो लेट्स से एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उसको क्या करना है, उसको पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहाँ से लेगा, वो क्या करेगा, उसकी जो ओनरशिप है, जैसे उसका एक बंदा, उसका 100% ओनरशिप है, वो क्या करेगा, अपनी लेट्स से 10% ओनरशिप, जो भी ओनरशिप है कंपनी की, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके मार्केट में देगा लोगों को। तो वो कंपनी के स्टॉक होते हैं। एक कंपनी का छोटा सा टुकड़ा, छोटा छोटा सा ओनरशिप का टुकड़ा हमारा स्टॉक कहलाता है। एंड उसी में बाइंग और सेलिंग चलती है पूरे स्टॉक मार्केट में, कि आज इस कंपनी का शेयर खरीद लिया, आज उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। तो जिस कंपनी के आप शेयर खरीदते हो, आप उसके मालिक बन जाते हो, आपने सुना होगा, एक सर्टेन प्रपोर्शन के आप उसके मालिक बन जाते हो। तो स्टॉक्स और इक्विटीज एक कंपनी की ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टॉक्स। फिर आता है हमारा कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज हम सबने सुना होगा, कॉमोडिटीज होते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें भी ट्रेड होती है मार्केट में। बट दो मार्केट होते हैं कॉमोडिटी के, एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट में क्या ट्रेड होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे आपने सुना है वीट, पटाटो, कॉटन, ये सारी चीजें भी ट्रेड होती हैं, ये भी कॉमोडिटीज है। बट ये कहाँ ट्रेड होती है, ये रेगुलेटेड मार्केट में ट्रेड नहीं होती। ये अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब कहीं पे भी चल रहा है इनका ट्रांजैक्शन, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो इसका कोई ध्यान नहीं रखता। बट ये भी कॉमोडिटीज में इंक्लूड होते हैं। बट एट द सेम टाइम एक मार्केट होता है जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होता है, वो होता है हमारा कॉमोडिटीज मार्केट, जिसके अंदर चीजें ट्रेड होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। तो लेट्स से अगर आप ट्रेडर बनते हो फ्यूचर में, तो आप एक कॉमोडिटी का ट्रेडर भी बन सकते हो, कि आप आज आप उठा और आपने गोल्ड में ट्रेड करा, गोल्ड को खरीदा, गोल्ड को बेचा। आज आप उठे, आपने सिल्वर में ट्रेड करा, सिल्वर को खरीदा, सिल्वर को बेचा। तो ये हमारी कॉमोडिटीज होती है। ठीक है। एंड थर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव्स, जो भी सब बोल रहे थे, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये
सबसे पहली बात, मेरी एडवाइस सुनना, अभी डेरिवेटिव से दूर रहना जब तक आप एक बिगनर हो। एक एक्सपीरियंस के बाद डेरिवेटिव मार्केट में जाना चाहिए, पहले नहीं जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरी चीज, डेरिवेटिव क्या होता है, एक बहुत सिंपल चीज मैं बताऊंगा। ओके, ये हमारा 10 मिनट्स का टाइमर आ गया, मैं दूसरी मीट ऑन करनी पड़ेगी, बट ठीक है, अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसी चीज होती है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से निकालती है। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू डेरिवेट करती है या निकालती है किसी और चीज से। सो लेट्स से दोस्त हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, दो दोस्त हैं। ठीक है, उनमें से एक दोस्त है जो अपने मन मर्जी का कुछ नहीं करता। जो दूसरा बंदा बोलता है, जैसे मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को बोल रहा है तू ये कर, मैंने ये करा। उसने मेरे को बोला बैठ जा, मैं बैठ गया। उसने मेरे को बोला खड़े हो जा, मैं खड़े हो गया। तो क्या मेरी कोई वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि जो वो बोलेगा मैं वही करूंगा। तो अगर किसी को मेरे से कोई काम करवाना होगा, वो जाके उसको बोलेगा कि यार तू इसको बोल दे, एक तेरा मेरा काम कर दे। तो मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू है मेरे दोस्त की। तो ये डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जो भी अंडरलाइंग चीज है, जैसे मेरा दोस्त इस सिनेरियो में, उसकी वैल्यू है। तो इसका एग्जांपल एक और दूं तो, रिलायंस का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे मूव करेगा? रिलायंस के स्टॉक के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी वैल्यू स्टॉक से निकल के आ रही है। ठीक है, डेरिवेटिव खुद की वैल्यू नहीं होती, जैसा उसका स्टॉक मूव करेगा वैसे डेरिवेटिव मूव करेगा। स्टॉक ऊपर गया, डेरिवेटिव ऊपर गया। स्टॉक नीचे आया, डेरिवेटिव नीचे आया। ठीक है, अब अगर इंडेक्स का डेरिवेटिव है, निफ्टी का डेरिवेटिव है, तो निफ्टी ऊपर गया, डेरिवेटिव ऊपर गया। निफ्टी नीचे आया, डेरिवेटिव नीचे आया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको डेरिवेटिव समझा दिया, अभी इतना ही समझना है। लास्ट में जब हमारे सेशन एंड हो रहे होंगे, तब मैं आपको और समझाऊंगा फ्यूचर्स ऑप्शंस के बारे में डिटेल में थोड़ा। ठीक है, तो आई होप स्टॉक्स, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स आप सबको क्लियर है। क्लियर है तो मेरे को एक बार यस लिख दो। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, परफेक्ट। डेरिवेटिव लिखा है तरुण कुमार जी ने, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, डेरिवेटिव में एक बार छोटे से वापस आपको बताता हूँ। डेरिवेटिव का आपका जैसा नाम है ना डेरिवेटिव, वैसा ही याद रखो कि वो अपनी वैल्यू किसी और से निकालता है। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू कहीं और से निकालता है। सिर्फ आपको अभी इतना याद रखना है। तो जैसे अगर किसी स्टॉक का डेरिवेटिव, लेट्स से रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, इतना आपने सुना होगा। ठीक है, तो जैसे रिलायंस का स्टॉक मूव करेगा ना, उसका डेरिवेटिव भी उसके पीछे पीछे वैसा ही मूव करेगा। तो बस आपको इतना ही समझना है कि डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जैसा उसका अंडरलाइंग एसेट, मतलब जैसा उसका स्टॉक मूव करेगा, वैसा ही डेरिवेटिव मूव करेगा। सो डेरिवेटिव इज समथिंग दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। ठीक है, अनरेगुलेटेड मार्केट के बारे में बताता हूँ मैं। अनरेगुलेटेड मार्केट बेसिकली क्या होती है? जहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होती। जैसे हमारी मार्केट है, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? सेबी है। रेगुलेट का मतलब देख रेख करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए कि ये चीज हो सकती है, चीज नहीं हो सकती। जैसे इंडिया है, इंडिया को रेगुलेट कौन कर रहा है? हमारी कोर्ट से रेगुलेट कर रही है कि ये रूल है, इस रूल के अंदर तुम सबको चलना है। अनरेगुलेटेड मार्केट होती है जिसको कोई देख रेख नहीं है, जिसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। जैसे हमारा, मैंने बताया अभी, कॉटन है। कॉटन भी कॉमोडिटी है, बट वो अनरेगुलेटेड मार्केट में क्यों है? क्योंकि इसकी डीलिंग कहीं पे भी हो रही है। कोई अपने घर से कॉटन बेच रहा है, कोई कहीं से बेच रहा है, कोई कहीं से बेच रहा है। तो वो अनरेगुलेटेड है। जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हम एक जगह से करते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंजेस से। तो वो रेगुलेटेड मार्केट है। किसके अंडर करते हैं? सेबी के अंडर। ठीक है, क्लियर? एक बार मेरे को बता दो क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस या नो? यस, ओके। ठीक है, अब हमारा ये जब सारी चीजें खत्म हो गई, डेरिवेटिव्स वगैरह हमारा खत्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे हम आते हैं, तो हमें एक चीज दिखती है यहाँ पे लिखी हुई, एक्सचेंजेस। एंड वही हमारे नीचे है एनएससी, बीएसई, एमसेक्स। अब एक्सचेंज क्या होता है? देखो, आपने सीख लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। वहां पे ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स में, बाइंग एंड सेलिंग होती है स्टॉक्स में। बट वो बाइंग एंड सेलिंग होती क्या है? होती क्या है वो चीज? वो चीज होती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाइंग और सेलिंग चीज, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है सारी हमारे एक्सचेंजेस में। एंड देश के सबसे बड़े दो एक्सचेंज कौन से हैं? एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। एनएससी एंड बीएससी आर द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। ये नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। इसके साथ आपको छोटा छोटा लिखा दिख रहा होगा एमसीएक्स। एमसीएक्स के बारे में आप सब में से मेजरली मेरे को लगता है नहीं सुना होगा किसी ने। जो भी हमारी कॉमोडिटीज ट्रेड होती हैं, ये हमारे एक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, जो होती है एमसीएक्स, दैट इज मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एमसीएक्स मतलब मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो हमने क्या सीखा? एक्सचेंजेस में बाइंग एंड सेलिंग होती है। एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग टेक प्लेस होती है। सेकंड चीज हमने क्या सीखी? एक्सचेंजेस कौन से मेजर है हमारे?
एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स, ये हमारे मेजर एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा लेफ्ट साइड का आपको पाई चार्ट सबको क्लियर है। एमसीएक्स की फुल फॉर्म है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। एमसीएक्स मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। एमसीएक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉमोडिटीज ट्रेड होती है, सारी गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल ये सारी कॉमोडिटीज जहाँ ट्रेड होती है वो होता है एमसीएक्स। ठीक है, अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं। एक्सचेंजेस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ट्रेड कर पाए विच एप्स, ये सारी चीजें आप अपना ये देखो जो एप्स वगैरह है जो फुल फॉर्म वगैरह है आप गूगल कर सकते हो। वैसे जरोधा में भी हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि हम एमसीएक्स में ट्रेड कर सके, जाके चेक कर लेना। बाकी ये आप गूगल कर लो कि एमसीएक्स के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है, यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, अब जब ये चीजें खत्म होती है तो हमारी सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है मार्केट के अंदर, वो हमारा बीच वाली स्लाइड है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होती है, देखो। अब ये समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, फोर्थ स्लाइड पे हमारी। एंड फोर्थ स्लाइड हमें क्या बताती है कि जब भी आपको स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री स्टार्ट करनी है, स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो आपको तीन चीजें चाहिए। इसमें लिखा है, ठीक है, तीन चीजें चाहिए। एक होता है बैंक अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है और ये जो डीमैट अकाउंट है, ये आजकल सारे ब्रोकर कंबाइंड देते हैं, मतलब एक में ही देते हैं, वन टू इन वन की फैसिलिटी देते हैं। जैसे जेरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, कोई भी आप देख लो, ग्रो, सब कंबाइंड फैसिलिटी देते हैं। बट मैं आपको क्या बताऊंगा, इन डिटेल सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर आप सीख रहे हो तो इन डिटेल सब कुछ सीख। तो एकदम अबव इन द पिक्चर क्या दिखेगी, दो चीजें, बट बिहाइंड द सीन्स तीन चीजें होती हैं। कैसे टेक प्लेस करती हैं। बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए हमें चाहिए एक बैंक। ट्रेडिंग अकाउंट जो यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग और ब्रोकिंग अकाउंट, इसमें क्या होता है, सारी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है, मतलब जो भी आप खरीद रहे हो या जो भी आप बेच रहे हो वो किसके थ्रू होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। एंड जो भी आपने खरीदा या बेचा वो स्टोर कहाँ होएगा जाके, जैसे मैंने आज 10 स्टॉक खरीदे रिलायंस के, तो वो स्टॉक्स जो है वो स्टोर कहाँ पे होंगे जाके, वो स्टोर होंगे डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट के अंदर जाके स्टोर होते हैं। एंड सेव कहाँ पे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ट्रांजैक्शन करी, डीमैट अकाउंट में वो सेव हो गए। बट आज के टाइम पे सारे ब्रोकर्स दोनों फैसिलिटी कंबाइंड प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं देगा। आपको सिर्फ एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, डीमैट अकाउंट उसके अंदर मिला जुला आता ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, पीछे क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई, स्टोर जाके हुआ हमारा डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट में जब स्टोर होता है ना, तो इन डीमैट अकाउंट को स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिटरीज प्रोवाइड करती है, जो कि सिर्फ दो ही हैं इंडिया में जो अथोराइज्ड है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। ये अथोराइज्ड डिपॉजिटरीज हैं, जहाँ पे सारे के सारे स्टॉक आपके मेरे किसी और के सबके स्टॉक जाके यही स्टोर होते हैं, जो होता है एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो कि हमारे देश की अप्रूव्ड डिपॉजिटरीज है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि आप कैसे बाइंग सेलिंग करते हो, कहाँ पे जाके शेयर स्टोर होता है और स्टोरेज फैसिलिटी कौन देता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर है सब। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका यस आ गया है, तो ठीक है। एनएसडीएल हमारा डिपॉजिटरी है, टाइप ऑफ दो डिपॉजिटरी होती है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जहाँ पे स्टोर होते हैं स्टॉक जाके, स्टॉक स्टोर होते हैं एनएसएल ऐसे एनएसडीएल और सीडीएसएल पे, डीमैट के थ्रू। डीमैट की स्टोरेज जो फैसिलिटी होती है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, ये दोनों अथॉराइज्ड हैं, सबसे बड़ी अथॉरिटीज हैं हमारे देश की। गवर्नमेंट थ्रो करे कि तुम ही स्टोर करोगे सारा जो भी स्टॉक है, सारी जनता की जो भी चीज है सब तुम ही स्टोर करोगे और कोई स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो जूम का ना एक लिमिटेशन है कि 40 मिनट ही रिकॉर्ड करने देता है। तो ये मीट एंड होने वाली है 1 मिनट में, मेरे टाइमर लिखा आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो मैं क्या करूंगा, एक और मीट लिंक बना के भेज रहा हूँ फटाफट ग्रुप पे ही, उसमें सारे लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्लियर है सबको। ये लिंक मैं एंड करके नया लिंक बना के भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ताकि सबके लिए इजी हो, अगर आपको सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा तो आपके लिए भी आसान होगा, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर रखिए। अब मैं आपको नया लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट देना मेरे को। और मैंने कर दिया है, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा था आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अदर इंटरमीडिएटरीज की हम बात करने वाले थे। एंड ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि मार्केट में हम अकेले नहीं है, हम रिटेल इन्वेस्टर अकेले नहीं है, बहुत तरह के लोग और एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। उनका क्या एग्जांपल है, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, आरटीएस हो गए, ये ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, ज्यादा इनके वो नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज हो गई, एफआईआईडीआई, बहुत सारे लोग और एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। इसको अच्छे समझने के लिए मैंने फिर स्लाइड बना रखी है, ये रही। अब ये हमें क्या बताती है कि मार्केट के अंदर कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अब जो आप हो, जो मैं हूँ, जो जिनकी कैपिटल इतनी बड़ी नहीं है, कैपिटल लिमिटेड है, और बड़ी कैपिटल से मेरा मतलब है 100 करोड़, 200 करोड़, जिनकी उतनी कैपिटल है, उनमें और हमें ऑब्वियसली डिफरेंस है। तो आप और हम जो छोटे प्लेयर हैं मार्केट में, वो क्या कहलाते हैं? वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं, रिटेलर्स कहलाते हैं। तो आपने बहुत बार एक लॉजिक भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि रिटेलर ट्रैप हो गया, रिटेलर फंस गया। तो किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, आप और हम की बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो फर्स्ट हमारा जो इन्वेस्टर या वो होता है हमारे मार्केट में, छोटे इन्वेस्टर जिनका कैपिटल ज्यादा बड़ा नहीं होता, करोड़ों में नहीं होता, वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आप और हम हैं। सेकंड हमारे मार्केट में क्या होते हैं? एचएनआईज होते हैं। एचएनआईज क्या होते हैं? हाई नेट इंडिविजुअल। हाई नेट इंडिविजुअल कौन होते हैं? जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। लेट्स से राकेश झुनझुनवाला सर थे हाई नेट इंडिविजुअल, बहुत बहुत पैसा था, वो 100 100 करोड़ लगाते थे, 200 200 करोड़ लगाते थे। ठीक है, केतन पारिक जी हो गए, ऐसे करके बहुत इन्वेस्टर्स है। बाहर के देश में वॉरेन बफेट जी हो गए, ये सारे हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एक मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं अपने ऊपर, कि हाँ हम भी हिला सकते हैं मार्केट, हमारा कैपिटल भी इतना बड़ा है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो मार्केट हिलाने के लिए रेडी रहते हैं, जो मार्केट हिला सकते हैं, जिनका पैसा बहुत बड़ा है, करोड़ों में है, वो होते हैं हाई नेट इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने अभी नाम बताया, कुछ राकेश झुनझुनवाला जी सर थे, पहले थे, केतन पारक जी सर हो गए, अपने बाहर के वॉरेन बफेट हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग, वो होते हैं हाई नेट इंडिविजुअल्स। फिर आते हैं हमारे डीआईआई, आपने बहुत बार कॉन्सेप्ट सुना होगा डीआईआई का। वो होते हैं क्या? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड फिर हमारे आते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये दोनों साथ साथ चलते हैं। डीआईआई क्या हुआ है? हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे एलआईसी हो गया या कोई और कॉर्पोरेशन हो गई, जो मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, वो होते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी जो हमारे देश में पैसा डाल रहे हैं, बाहर की हैथवे हो गई या कोई भी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमारे देश के अंदर पैसा डाल रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा डाल रहे हैं, वो है हमारे एफआईआई। एंड जो हमारे डीआईआई हैं, वो क्या हो गए? जो हमारे देश के लोकल इन्वेस्टर्स है, जो लोकल इंस्टीट्यूट है, वो हो गए हमारे डीआईआई। तो आई होप ये स्लाइड सबको क्लियर है कि कौन से प्लेयर बैठे हैं यहाँ पे, रिटेल इन्वेस्टर, एचआईए, डीआईए एंड एफआईआई। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हम अकेले नहीं है मार्केट में। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल अदर देन आवरसेल्व्स, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो मार्केट को हिलाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, ये स्लाइड एक बार जब ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट होकर समझ आ जाएगा ना आप सबको, जब एक कंप्लीट हो जाएगा, हमारे 2 या 3 सेशंस लगेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने एक बड़ा सा बना रखा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, 15 20 स्लाइड है इसमें। तो जब ये सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा ना, उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप एक बार खुद से भी इसको पढ़ पाओ। ठीक है। अब ये वाला सबको क्लियर है। एफआईआई अगेन, ठीक है, एफआईआई बता देता हूँ। एफआईआई क्या होता है? बाहर के बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे एक होता है कि हमारे देश के लोग ही हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बाहर के देश की कंपनीज भी चाहती हैं कि वो इंडिया में पैसा डालें, इंडिया की ग्रोथ में पैसा डालें। तो जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो जब इंडिया में पैसा पंप करते हैं, इंडिया में पैसा डालते हैं, इंडिया की कंपनीज खरीदते हैं, तो वो उनको क्या कहलाते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई, ये कहलाते हैं हमारे एफआईआई, बाहर के लोग तो इंडिया में पैसा डालते हैं। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज। देखो, एफआईआई या डीआईआई बड़े प्लेयर हैं, इनका हजारों करोड़ का फंड है। तो एफआईआई डीआई जैसा चाहते हैं मोस्टली मार्केट में, वैसा होता है, क्योंकि वो मार्केट को हिलाने की क्षमता रखते हैं। तो एफआईआई और डीआई का मूड जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि यार इनका मूड कैसे चल रहा है, क्या ये खरीद रहे हैं मार्केट में, क्या ये बेच रहे हैं, इनका मूड जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप मेरे को बताओ, यस या नो? यस। ठीक है, यस यस। ठीक है, सबका ये सारा ऑलमोस्ट, हाँ। तो जैसा बड़े प्लेयर का मूड है, जैसा बड़ा प्लेयर चाहता है कि आज उनका मन करा उन्होंने 1000 करोड़ का खरीद लिया माल, कल किसी का मूड करा उन्होंने 2000 का खरीद लिया माल। तो जैसा जिसका मूड है, वैसा हमें समझना भी इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा एक्ट करें, वो कैसा वो कर रहे हैं के बीच में, या ठीक है। तो ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सबके लिए रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब जैसे मैंने आपको बताया एफआईआई ये होता है, डीआई होते हैं, बट इसकी प्रैक्टिकल चीज सीखनी क्या इंपॉर्टेंट है, कि हमें पता कैसे चलेगा एफआईआई डीआई करते क्या है। तो पता कैसे चलेगा? मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ समझाऊंगा और एकदम बेसिक से। तो हमें क्या करना है? एफआईआई का डाटा जानने के लिए हमने सिंपली गूगल खोल लेना है अपना, ये मेरा गूगल खोल लिया, एक नई स्लाइड खोल लेनी है। यहाँ पे जाके सिंपली सर्च करना है एफआईआई डाटा, ये ऊपर लिखा रहा है देखो, एफआईआई डाटा सर्च करोगे ना किसी भी दिन गूगल पे जाके, तो हमें एक पहली वेबसाइट देती है एनएससी की, जो हमारा एक्सचेंज है, हमने अभी बात करी थी एनएससी की, उस पे जाना, सिंपली उस पर क्लिक कर देना पहली वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे तुम्हें एक डाटा दिखेगा लास्ट ट्रेडिंग डे का। देखो यहाँ पे डेट है 31, हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे 31 था, उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी हो गई, लास्ट ट्रेडिंग डे 31। तो एक हमें डाटा दिख रहा है 31 का। डीआईआई जो है हमारे, डीआईआई है जो हमारे, वो कितना उन्होंने बाय करा? 8000 करोड़ बाय करा 31 को, और सेल कितना करा? 5700 करोड़।
तो नेट कितना बाइंग हुई DII की तरफ से उस दिन 31 को लास्ट ट्रेडिंग डे पे 8,000, 5,000, 8,000 माइनस 5,000, 2,000 करोड़ की, 2,500 करोड़ की नेट बाइंग करी है किसने, DII ने, हमारे लास्ट ट्रेडिंग डे पे, दैट वाज 31 मार्च। एट द सेम टाइम एफआईआई को FPI भी कह सकते हैं, उन्होंने लास्ट कब क्या करी थी, 11,000 करोड़ की चीजें खरीदी थी और 11,000 करोड़ की बेची थी। तो इसमें कितना, 11,400 और 11,000, तो 300 करोड़ का माल FII ने भी खरीदा है, जितना बेचा है उससे ज्यादा खरीदा है। तो ये हमें क्या बता रहा है, FII ने भी खरीदा है, DII ने भी खरीदा है, यही बता रहा है, यस या नो। देखो DII ने कितना खरीदा है नेट, 2,50,000, 2,500 करोड़ का, FII ने 350 करोड़ का। तो इन्होंने खरीदा है सबने, तो नेट क्या हुआ है, बाइंग ज्यादा हुई है कि सेलिंग ज्यादा हुई है, मुझे बताओ। ठीक है, बाइंग बाइंग बाइंग, ठीक है, परफेक्ट। तो आपका आंसर सही है, नेट बाइंग ज्यादा हुई है। तो आपने देखा भी होगा, नेट बाइंग ज्यादा हुई है तो हमारा मार्केट भी लास्ट कैसा बढ़ा था, हमारा मार्केट 1.5% बढ़ा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग में सिखाऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ कि इसलिए 31 को हमारा निफ्टी भी 1.5% बढ़ा था, हमारा मार्केट भी उठा था, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का भी एक मूड था कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। तो बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट ट्रैक करना इसलिए हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये रहता है कि जब ये हो जाता है उसके अगले दिन हमें डाटा पता चलता है, जैसे 31 का डाटा हमें आज पता चला, आज का डाटा कल पता चलेगा, कल का डाटा परसों पता चलेगा। बट एक ये ओवरव्यू बनाने में हेल्प करता है कि हाँ मार्केट में FII ने भी बाय करा है, तो क्या पता वो आज भी बाय करें, उनका सेंटीमेंट क्या पता आज भी बाइंग की तरफ हो। तो ये डाटा आप रेगुलर बेसिस पे जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ FII का मूड कैसे चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, DI का मूड कैसे चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये चीजें देखनी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट समझे, हमने कहाँ तक, 5th स्लाइड तक कर लिया, हमने सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट समझे, हमने कैसे ट्रेड लेते हैं वो समझा, डीमैट अकाउंट, ये सब चीजें समझी, हमने सेबी के बारे में समझा, हमने एक्सचेंजेस, ब्रोकर, डेरिवेटिव सबके बारे में समझा, फिर हमने इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा। तो आज की क्लास में हमने ये सब कवर करा। अगली क्लास से हम आगे बढ़ेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट से। एंड यहाँ पे इस स्लाइड पे बेसिकली मैं आपको आज एक होमवर्क देने वाला था, बट ये स्लाइड में हम पहुंचे नहीं है, अगले स्लाइड पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको एक होमवर्क मिलेगा। तो इस सेशन के लिए आपका एज ऑफ नाउ कोई होमवर्क नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो ये होगा, खुद से गूगल खोलना है, खुद से FII एंड DI का डाटा पास्ट का देखना है कि आज कितनी बाइंग करी, आज कितनी सेलिंग करी, ऐसा जाके आपको पिछले एक महीने का डाटा चेक करना है FII और DI का। मंडे एनालिसिस, गैप डाउन और गैप अप का कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा गैप डाउन और गैप डाउन क्या होता है। गैप अप और गैप डाउन का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ जाएगा जब मैं सिखा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। मंडे एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट था, बट सॉरी अनमोल, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज हमारा टाइम कम बचा है, तो हम एक पहले टॉकिंग सेशन करेंगे, बट अगले सेशन से लास्ट के 5 या 10 मिनट रहेंगे नेक्स्ट डे एनालिसिस की। ठीक है, सॉर्टेड, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आज के सेशन में सबको कैसा लगा, एक बार फीडबैक दे दो, बेसिक्स जो हमने सीखे सबको समझ आए नहीं आए, कैसा लगा, अच्छा लगा, पेस ज्यादा तेज थी, धीरे थी, मेरे को बता दो, क्योंकि जैसे सबको अच्छा लगेगा वैसे ही हम करेंगे अगले सेशन से। ठीक है, चलो। तो आपने एक पेज देख ली होगी, इस पेज से हम सीखेंगे, सब साथ में सीखेंगे, सारी चीजें अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब हमारे बेसिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। मतलब ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मैंने जो खोल रखा है चार्ट, ये कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं मूवमेंट ऊपर जाएगी, मूवमेंट नीचे आएगी, ये सारी चीजें हम साथ में बैठ के समझेंगे। जो आपके डाउट होंगे मैं क्लियर करूंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल सीखेंगे। फिर आपका एक ये भी होगा, समझा दो पेशो, डिपॉजिटरी मैं समझा दूंगा, 1 मिनट 2 मिनट दीजिए, इसके बाद समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से एकदम सब कुछ सीखेंगे हम टेक्निकल्स में। फंडामेंटल्स में क्या सीखेंगे कि कंपनी में हमें किस बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे देखनी है, ये भी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। एक चीज आपको अपनी तरफ से करनी है, मेरी रिक्वेस्ट है, जो होमवर्क दूं वो अगले सेशन में करके आना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो मैं स्टॉक मार्केट वाला बंदा हूँ, हर हर चीज के पीछे मैं लॉजिक ढूंढता हूँ। तो होमवर्क करवाने के पीछे का लॉजिक क्या है, स्टॉक मार्केट में आपको अगर बोल के सिखाऊंगा ना तो आप नहीं सीखोगे जब तक आप खुद खोल के नहीं देखोगे। तो आपको खुद खोल के देखना पड़ेगा चार्ट, खुद समझना पड़ेगा, उसके बाद आप समझोगे। तो जो भी होमवर्क है अगली बार से करके आना। ठीक है, अब डाउट से एक बार मैं क्लियर करता हूँ फटाफट से, डिपॉजिटरीज के बारे में। डिपॉजिटरीज देखो आपके और हमारे किसी काम की नहीं है, बिहाइंड द सीन होता है, इसलिए मैंने आपको बताया, बट होता क्या है मैं फिर बताऊंगा। डिपॉजिटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे स्टॉक आके स्टोर होते हैं। तो लेट्स से हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों ने कुछ शेयर खरीदा, तो वो शेयर खरीद जो रहे हैं उसका डाटा कहाँ मेंटेन होगा कि ये शेयर खरीदा गया है, ये वो स्टोर शेयर का सारी चीजें, और वो शेयर खुद कहाँ पे स्टोर होंगे,
वो डिपॉजिटरी में स्टोर होंगे, क्योंकि डिपॉजिटरी गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करी है कि ये दो हमारी बॉडी है पूरे देश की, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होगा, जहाँ पे सबका शेयर आगे स्टोर होगा। बैंक की तरह समझ लो, शेयर का बैंक हो गया डिपॉजिटरी, इतना सिंपल। ठीक है, आई होप डिपॉजिटरी आपको क्लियर हो गया है अब। इसके बाद कैपिटल कितने स्टार्ट करें? कैपिटल अगर आप सीख रहे हो 5,000 10,000 मोर देन इनफ है सीखते समय। पैसा क्योंकि नहीं कमाना है, स्टार्टिंग में सिर्फ सीखना है ना, तो सीखने के लिए छोटा कैपिटल इज बेस्ट। डेरिवेटिव एक बार मैं समझा रहा हूँ। डेरिवेटिव बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए अभी के लिए आपको जानना है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी चीज जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं एक बंदा हूं और मेरा एक दोस्त है, अगर मैं अपने मन से अपने दिमाग से कोई डिसीजन नहीं ले रहा, बट जो मेरा दोस्त बोल रहा है मैं उसकी बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ, तो आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे से आपको कोई काम करवाना होगा तो आप मेरे पास आओगे कि मेरे दोस्त को बोलोगे कि यार इससे ये काम करवा दे? आप खुद मेरे को लॉजिक बताओ, एक बार बता दो चैट में, मैं पूछ रहा था क्वेश्चन। दोस्त से, परफेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, दोस्त के पास जाओगे क्योंकि जो वो बोलेगा मैं वो करूंगा, मैं खुद तो कुछ करता नहीं हूं। तो मेरे दोस्त की वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मेरे दोस्त की वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो डेरिवेटिव भी होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो चलता है, जो दोस्त जैसे हो गया, तो वैसे ही जो अंडरलाइंग एसेट होता है, जैसे स्टॉक रिलायंस का लेट्स से 100 रुपए पे है, डेरिवेटिव लेट्स से 150 रुपए पे है। रिलायंस का स्टॉक ऊपर गया, डेरिवेटिव भी 150 से ऊपर गया। रिलायंस का ऊपर गया, डेरिवेटिव ऊपर गया। रिलायंस नीचे गया, डेरिवेटिव नीचे गया। वो उसके पीछे पीछे चलता है, वो उससे वैल्यू निकाल के रहता है। इतना सिंपल है डेरिवेटिव, सिंपल टर्म्स में। बाकी मेजर टर्म टेंशन मत लेना, मैं जब डेरिवेटिव पे आएंगे अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। डिपॉजिटरी वो है जहां पे सब स्टोर होते हैं। फिर जेरोदा ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। जेरोदा के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रोकर ऐप है। हाँ सही बात है, यहाँ पे आप सब बता रहे ब्रोकर है। ब्रोकर क्या होते हैं, मैं आपको ब्रोकर भी बताता हूँ ताकि सबका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ब्रोकर एक ऐसे चीज होते हैं जो मीडिएटरी होते हैं। एक्सचेंज पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, आप अपने घर पे बैठे हो, एक्सचेंज से बाइंग एंड सेलिंग डायरेक्ट नहीं करोगे, कोई बंदा आपकी हेल्प करेगा कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा बाइंग एंड सेलिंग, वो होता है हमारा ब्रोकर। वो बीच का बंदा है, तभी वो कमीशन भी खाता है, वो ब्रोकरेज भी तभी खाता है क्योंकि वो बीच का बंदा है, वो आपको हेल्प करेगा बाइंग एंड सेलिंग में। तो जेरोदा हमारा ब्रोकर है। वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपनी ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी, कि आप इसमें ट्रेड करो, इसमें डीमैट अकाउंट भी है। बट जो स्टोर जाके होता है ना, वो जाके स्टोर होता है हमारा एक बॉडी जो बनी हुई है उसके अंदर ही। एक जरिया है जेरोदा, स्टोर वही होगा जाके। सर आपने ट्रेडिंग कैसे सीखी? ट्रेडिंग मैंने एक्सपीरियंस से सीखी, मेरे को 4 या 5 साल हो गए मार्केट में ट्रेड करते हुए रेगुलर बेसिस पे। मैंने काफी बुक्स पढ़ रखी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। तो फिर लाइव मार्केट में पैसा डाला, वैसे सीखा, थोड़े बहुत सेशन अटेंड करे, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखा, तो ओवर द ईयर्स मैंने सीखा है मार्केट को। बट आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं आपको जितनी भी नॉलेज मैंने 4 या 5 साल में सीखे सब मैं रिफाइंड तरीके में आपको बताऊंगा। डू वी नीड अ ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग? डेफिनेटली वी नीड अ ब्रोकर। अगर आपके ब्रोकर नहीं है तो मैं सजेस्ट करता हूँ एक ब्रोकर में साथ अकाउंट खुलवा लो। जेरोदा बेस्ट ब्रोकर है, जेरोदा से अच्छा कोई ब्रोकर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं एक सिंपल लॉजिक इसके पीछे भी, बहुत सारे ब्रोकर मार्केट में जो फ्री में अकाउंट खोल रहे हैं, बट सबसे ज्यादा डाउनलोड जेरोदा के हैं, जो पैसे लेके अकाउंट खोल रहा है। जेरोदा 200 रुपए ले रहा है, वो स्टिल सबसे ज्यादा डाउनलोड, सबसे ज्यादा यूजर जेरोदा के। बाकी सारे ब्रोकर्स को नो ऑफेंस, जिसका पर्सनल ओपिनियन जैसा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जेरोदा इज द बेस्ट क्योंकि वो सिंपल है। अपस्टॉक्स में मेरे पास अकाउंट है, आई नो अबाउट अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, जेरोदा, मेरे पास तीनों का अकाउंट है, ग्रो का अकाउंट नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंट ब्रोकर का भी। डिस्काउंट ब्रोकर का कॉन्सेप्ट और नॉर्मल ब्रोकर कॉन्सेप्ट हम अगले मीट में करेंगे, मेरे को याद दिला देना कि आप सबको बताना है, ठीक है। ग्रो इज गुड, ग्रो का अच्छा है, ग्रो का रिव्यू भी अच्छा है, बट एक चीज होती है साहिल जी, यूजर फ्रेंडली कितना है। तो अगर आप ग्रो का ऐप खोलोगे, ये नहीं होना चाहिए आपको कंफ्यूज हो गए कि यार ये भी दिख रहा है